नमस्कार मित्रों। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन बारिश भी कम हुई है दिल्ली में और गर्मी बहुत बढ़ गई है। राजनीतिक मौसम की गर्मी तो है ही, लेकिन राजनीतिक गर्मी बहुत बढ़ गई है और वो अभी परेशान किए हुए है। लग रहा था कि संसद का सत्र आराम से निकल जाएगा, कुछ बिल जो है सरकार के पास हो जाएंगे। यूं कहने को तो 12 बिल पास हो गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बिल था FCRA का, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, उसको JPC को भेज दिया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिल जिसको लेकर सरकार को उम्मीद थी डिलिमिटेशन का, उस पर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र खत्म हुआ, उससे पहले दिन में कांग्रेस के एक सांसद पवन खेरा साहब ने एक तमाशा कह लीजिए, प्रहसन कह लीजिए, वो संसद के परिसर में किया। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लेकर आलोचना बहुत हुई। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, उसकी चर्चा हुई। बात यहाँ खत्म भी हो जाती शायद, लेकिन शाम होते होते राहुल गांधी जी ने अपने एक बड़े प्रोग्राम में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। उनकी विदेश यात्राओं, विदेश नेताओं से मिलने को लेकर झप्पी लेकर। इससे पहले राहुल जी को लेकर तो बहुत सारे अपशब्द, गालियां या मजाक, ये सब चलते ही रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजाक इस तरह से उड़ाई जानी चाहिए, या फिर ये सवाल है कि ये शुरुआत किसने की? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मजाक उड़ाने से लेकर उनके लिए अपशब्दों का, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल से लेकर नरेंद्र मोदी तक हम पहुंच गए हैं। कुछ लोगों ने अभी इससे पहले जब जंतर मंतर पर दिल्ली के में जैन जी के छात्रों की जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो अपशब्द इस्तेमाल किए, उस पर भी बहुत हंगामा किया था। लेकिन इतना घाल मेल हो रहा है। एक प्रोग्राम हमने किया था हमारे मित्र शीतल प्रसाद सिंह साहब के साथ गालियों को लेकर, वो भी इम्पोर्टेंट था। आज हमारे दूसरे मित्र हैं आशुतोष जी, उनके साथ बात करते हैं ये गालियां, अपशब्द, अपमान, मजाक और हमारे देश के बड़े नेताओं को लेकर। आशुतोष जी, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में रहे हैं, खुद करीब से देखते रहे हैं, पत्रकारिता में उनका एक बड़ा नाम है, सत्य हिंदी के फाउंडर ही हैं और बहुत दो टूक बात करते हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम का नाम है अनकट विद आशुतोष। सर प्रणाम आपको। नमस्कार। 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 ये सब कुछ हो रहा है, कल जो दिन भर में हुआ वो, अब इसको सीधे सीधे मैं बहुत साफ साफ तरीके से आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या इसको आप सहमति देते हैं, जो पवन खेड़ा जी ने किया, जो राहुल जी ने किया, और फिर जो जहां से शुरू हुआ वहां से हम बात, हिंदुस्तान की राजनीति का ये जो बदलता हुआ चरित्र है? देखिए, पवन खेड़ा ने जो किया, मुझे उसमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं पड़ता। ये हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरीके से 50 बार, मतलब आप हर दूसरे दिन देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो संदीप दीक्षित ने जो बोला, मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा राहुल गांधी ने जाके संदीप दीक्षित को गले लगाया और ये बताने की कोशिश की कि भारत की विदेश नीति ऐसे नहीं चलती, झप्पी से नहीं चलती है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब पलटकर संदीप दीक्षित वापस आते हैं और बेलोनी का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कि दैट वाज द लो पॉइंट। और उसमें भी मेरा साफ तौर पर मानना है कि संदीप दीक्षित पढ़े लिखे आदमी, आप कहते हैं। अब लेट मी एक्सप्लेन। संदीप दीक्षित पढ़े लिखे आदमी हैं। उनकी माँ शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, बहुत ही पावरफुल, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी, बहुत अच्छी महिला थी। और तो पहली बात तो संदीप दीक्षित को ये बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात, अगर उन्होंने कहा तो राहुल गांधी को उनको उसी समय रोकना चाहिए था। इसलिए मैं दोनों चीज को अप्रूव नहीं करता हूं। और अगर संदीप दीक्षित अपने गुड सेंस में होंगे, और होना भी चाहिए उनको गुड सेंस में, तो उन्हें अपने बयान पे या अपनी बात पर सोचना चाहिए, और उन्हें उसके लिए माफी तो नहीं, लेकिन कम से कम रिग्रेट तो करनी चाहिए कि यस, मुझसे गलती हो गई, मैं इसका कोई अर्थ नहीं है। वो सांसद भी रहे और शालीन राजनेताओं में से माने जाते हैं। विजय जी, जो इसका अर्थ है, एक तो जो वो सेक्सिस्ट रिमार्क है, वो तो है ही। किसी महिला के प्रति आप इस तरीके से किसी पुरुष के साथ उसको नहीं जोड़ना चाहिए आपको, ये भी गलत है सार्वजनिक मंचों पे। लेकिन जो तीसरा ज्यादा गंभीर प्रश्न है वो ये है कि वो एक देश की, सार्वभौम देश की प्राइम मिनिस्टर है, और भारत और इटली के संबंध एक अलग तरीके के संबंध है। जब आप इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो उसका भारत की विदेश नीति पर असर पड़ता है, और ऐसी चीजों के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आपको तो खैर बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहीं किसी उसमें ये कह दिया था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये मामला चीन से संबंधित था। अटल जी ने उनको बुला के
तरीके समझाया था कि स्नब आप किया जो था। इस तरीके हाँ, आप लूजली इस तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, और जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो इससे देश की विदेश नीति पर, डिप्लोमेसी पर असर पड़ता है। ये मैंने इसलिए कहा, अगर आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले दिनों यूरोप में कॉन्फ्रेंस थी, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मेलोनी पर एक टिप्पणी की थी, आपको याद होगा अच्छी तरीके, मेलोनी पर जी। टिप्पणी की थी, और उसके बाद वहां के रक्षा मंत्री को जो अमेरिका जाना था, उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया, और कई मंत्रियों ने बहुत ही खरे शब्दों में ट्रंप को एक तरीके से उनकी आलोचना की, भर्त्सना की। तो ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए, और ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। और शालीनता ये है कि अगर आपसे कहीं गलती, हमसे भी गलती होती है, हमारा भी कभी कभी हमारा भी जबान कभी कभी फिसल जाती है, क्योंकि आप और अगर फिसल जाए तो फौरन अपनी गलती का एहसास होना रिग्रेट चाहिए, करें। भूल सुधार कर लेना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जहां तक पवन खेड़ा वाला बात है तो वो तो छोड़िए, देखिए वो तो एक अब इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि जिस तरीके का, अभी मैं कल परसों मैं अखबार की कटिंग कर रहा था, और उस अखबार की कटिंग में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता राहुल गांधी, नेहरू गांधी के को जानते क्या बोले थे? दीज आर द फैमिली ऑफ थीव्स, ये चोरों का परिवार है। अब एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के परिवार के बारे में ऐसे शब्दों का, या तो आपके पास सबूत हो तो आप बोलिए उस बारे में, या सबूत नहीं तो फिर आप मत बात करिए। या जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने की कोशिश की गई, अबोध बच्चा कहने की कोशिश की गई, जवाहरलाल नेहरू को अय्याश संसद के पटल पर कहने की कोशिश की, कोशिश नहीं की, कही गई, और वो संसद के इतिहास में गया। ना तो स्पीकर महोदय ने रोका, ना किसी और ने रोका। सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा गया, राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा गया, शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा गया कि तो रेनकोट पहन के नहाते हैं। तो अब, और इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी का दौर था, या उसके पहले जब आंदोलन चल रहा था, तो गली गली में झंडी और डैश 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 इंदिरा गांधी के बारे में कहा जा रहा था। आप सोचिए, तो आप इस डिस्कोर्स को रोक नहीं सकते। या अगर आप चर्चिल के बयान को नहीं, उठा के डिस्कोर्स देखें, पर हम आते हैं, क्योंकि यही हमने शुरू किया कि कहां से कहां तक हम पहुंच गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कल हुआ, संदीप दीक्षित जी को मैं तो बहुत शालीन और सभ्य सांसद और राजनेता के तौर पर देखता रहा था उनको, मानता भी हूँ, आज भी मानता हूँ, भले ही उन्होंने गलती की होगी। लेकिन क्या उसकी जो उनको एक स्पेस मिला, वो इसलिए मिला कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मौकरी की प्रधानमंत्री की गले मिलने को लेकर, तो उससे एक मौका मिल गया संदीप दीक्षित को ऐसा करने का। और यदि ऐसा नहीं भी मिला तो राहुल जी को तुरंत उस पर स्नब करना चाहिए था, या रोकना चाहिए था कि ये सार्वजनिक तौर पर इस तरह की चर्चा ना हो। मैंने यही बात आपसे कही। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को मॉक करना, ये पॉलिटिकल राजनीतिक विमर्श में एक्सेप्टेबल फॉर्म है। जिस तरीके से राजीव गांधी को मॉक किया गया, जिस तरीके से मनमोहन सिंह को मॉक किया जाता, आपको तो अच्छी तरीके से याद है, मनमोहन सिंह को इस देश के एक पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री ने शिखंडी तक कहा था। आप अच्छी तरीके से याद होगा, 2009 के आसपास की बात है। तो वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल तो नहीं है, मैं सॉरी मेरे कह रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन वो भारत की राजनीति की एक वो हो गई। अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में अगर आप देखें, तो जिस तरीके से एक दूसरे को गालियां दी जाती, वहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने चीफ जस्टिस ऑफ को भी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। या जैसे चर्चिल ने जो गांधी के बारे में कहा था, या जैसे कि रिचर्ड निक्सन ने जो मिसेस गांधी, या हेनरी किसिंजर ने जो इंदिरा गांधी के बारे में कहा था, वो सब तो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है। मेरा ये कहना है कि सेक्सिस्ट रिमार्क किसी तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। हमें इस पर ज्यादा गंभीरता से नहीं, ये सेक्सिस्ट रिमार्क की जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है, बिल्कुल, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है जी, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम। हाँ, ये सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और हर जगह महिलाओं को उसी अंदाज में देखा जाता है। और उसी तरीके से अगर कोई महिला अगर वो तरक्की कर रही है, या अगर अपने मेहनत के बल पे कर रही है, तो फौरन उसमें तमाम तरीके की किस्से कहानियां जोड़ दी जाती हैं, चाहे वो न्यूज रूम हो, चाहे न्यूज रूम के बाहर हो, चाहे डिप्लोमेसी में हो, चाहे कॉर्पोरेट हाउसेज में, सब जगह वही होता है। कह रहे कुछ जो आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अब आज के जमाने में जब जेंडर इक्वलिटी का प्रश्न है, जेंडर जस्टिस का प्रश्न है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कतई एक्सेप्टेबल नहीं, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, एक्सेप्टेबल नहीं है। और संदीप दीक्षित को बिल्कुल सामने आके अपनी गलती माननी चाहिए थी, और उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, सीधी सी बात है। राहुल गांधी को उनको स्नब करना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी को उसको डिसोन करना चाहिए। लेकिन सर, जो जनरेशन मिलेनिया या जनरेशन बूमर जो है, वो इस तरह की बात करे, और उसके बाद आप जनरेशन जी को जरा सी बात को लेकर उनके पूरे आंदोलन को क्रश करने की कोशिश कर,
ये भी तो कंट्राडिक्शन है आपका, सोसाइटी का। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए है। मैं एक चीज इसको समझिए आप कि बच्चे सड़क पे क्या कहते हैं और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग क्या कहते हैं, इन दोनों में फर्क होना चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं, युवा युवा होता है, और आप उससे उस मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं कर सकते जो हम पॉलिटिकल क्लास की से मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसको इस बात की तमीज नहीं है कि कब कहां कैसे क्या बोलना है, तो फिर आप बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? तो मैं किसी तरीके के गाली गलौज के पक्ष में नहीं हूं, और ना मैं इसको किसी तरीके से जस्टिफाई करता हूं जो बच्चों ने प्रधानमंत्री जी के लिए किया। मैं प्रधानमंत्री जी का सख्त आलोचक हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और वो हम सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और वो बुजुर्ग हैं, 75 साल की उनकी उम्र भी है। हमें उनकी उम्र का लिहाज करना चाहिए, हमें उनके पद का लिहाज करना चाहिए, हमें उनके सार्वजनिक जीवन का लिहाज करना चाहिए। हमारे उनके जो डिफरेंसेस और पर्सनल डिफरेंसेस नहीं है, वो एक वैचारिक डिफरेंसेस है। तो हमें प्रधानमंत्री जी के को या उनके परिवार को गाली गलौज की भाषा में नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन विजय जी, मैं एक बात कहता हूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये गाली की परंपरा कहां से शुरू हुई? किसी ने आज तक अटल बिहारी वाजपेयी को गाली से नहीं जोड़ा, किसी ने आज तक मनमोहन सिंह को गाली से नहीं जोड़ा कि दोनों व्यक्तियों ने कभी अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में गालियां दी हो, बल्कि वो तो गालियों को भी मजाक में उड़ा देते थे जिस तरीके से कहते थे। तो ये एक हाथ से ताली नहीं बजती कि सिर्फ राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाए, संदीप दीक्षित को जिम्मेदार ठहराया जाए, ये बात बिल्कुल नहीं, हमारा मकसद राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने टीजी मोहनदास के उस बयान की निंदा नहीं की। टीजी मोहनदास जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, केरला से आते हैं, आरएसएस का आइडियोलॉग माने जाते हैं, और कितनी भद्दी बात उन्होंने महिलाओं के लिए की कि जो महिलाएं यहाँ आई थी तो रेप। मतलब आप सोचिए क्या मानसिकता क्या है एक 80 साल के उम्र के आदमी की। और क्या बीजेपी को उसको डिसोन नहीं करना चाहिए? क्या जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर खड़े होके दानिश अली के बारे में बोला, क्या रमेश बिधूड़ी खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या रोज कंगना रनावत जिस तरीके से बयानबाजी करती है, रिडिक्यूल करने की कोशिश करती है, इंसल्ट, इंटिमिडेट, गाली गलौज की भाषा में करती है, क्या उनको नहीं रोकना चाहिए? तो मैं राहुल गांधी को, और आपके मित्र हैं जो हर दिन नेहरू के पूरे चरित्र चित्रण किया करते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना, मैं उनको इस योग्य भी नहीं मानता। मैंने भी नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने भी नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं उनका नाम। अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझता कि जो आदमी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की घटिया बात करता है, वो आदमी कुछ भी हो सकता है, कम से कम इंसान तो मैं उसको नहीं मानता। बिल्कुल, मैं इस पर बिना लाग लपेट के कहता हूँ। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि सब लोग नाम जानते हैं, मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता ऐसे लोगों का, लेकिन वो सबसे मुखर, सबसे प्रमुख माने जाते हैं पार्टी में। आपको कल अगर कोई अटल बिहारी कोई ने डिसोन नहीं किया, शब्दों का इस्तेमाल करेगा या मोदी जी के बारे में इस्तेमाल करेगा, तब भी मैं उस आदमी के खिलाफ इसी भाषा में बात करूंगा। ये सब लोग हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। आप इस तरीके से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है या जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, आप इस भाषा में नहीं बात कर सकते उनको। वो इस देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। यू शुड हैव सम सिविलिटी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं मानता हूं, कांग्रेस के भी कुछ लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बट ये हमारा सार्वजनिक डिस्कोर्स नहीं हो सकता है। लेकिन सर, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपशब्द, असम्मान, गालियां, ये तो बहुत हो गई, लेकिन ओवरऑल हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर में क्या इतनी बिटरनेस आ गई है कि अब हम संसद के अंदर भी आमने सामने बैठना भी बर्दाश्त नहीं करते, और उसका नतीजा ये हो रहा है। मतलब ये हो सकता है कि अमित शाह जी का इस्तीफा मांगे, जो करें, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम पार्लियामेंट्री बिहेवियर में, मैंने तो ऐसा नहीं देखा 40 साल में कि इतनी बिटरनेस आ गई है कि वो आइडियोलॉजी से ऊपर कहीं चली गई है और उसका नुकसान संसद को उठाना पड़ रहा है। ये जो खासतौर से मॉनसून सेशन हुआ उसमें, देखिए, हमारे राजनीतिक विमर्श में तो निश्चित तौर पर गिरावट आई है, और राजनीति जो कभी कभी मैं मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी कि प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष जो है वो शत्रु नहीं होता, ये बात मोहन भागवत ने खुद कही थी आज से 2 साल पहले। दिक्कत क्या हो गई कि राजनीति अब शत्रुता का खेल हो गया कि या तो आपको हमें हराना है किसी भी हाल में, और आप अगर मेरा विरोध कर रहे हैं तो आप मेरे दुश्मन हैं, आप मेरे शत्रु हैं, और शत्रु के साथ जो भी व्यवहार करना चाहिए था मैं उस तरीके का व्यवहार आपके साथ करूंगा। ये असल कारण है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आज की राजनीति में जो लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं,
या जो लोग राजनीति के शीर्ष पर हैं, शायद उनकी संसदीय व्यवस्था में जिस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं है। उन ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाना चाहिए कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तानाशाही में एक दूसरे को दुश्मनी की जाती है। पुतिन क्या, अपने जो विपक्ष के नेता को उसको तो उन्होंने मरवा दिया, या जिस तरीके से इमरान खान के साथ व्यवहार पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या हम उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां आपका विरोध करने वाले आदमी को आप बुरी तरीके से यातना दिए, जेल के अंदर बंद कर दिए और उसकी जिंदगी खत्म कर दी? क्या हम उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। मैं अभी पिछले दिनों में रामधारी सिंह दिनकर की किताब नेहरू पे पढ़ रहा था, और उसमें उन्होंने कहा कि नेहरू की बहुत सारी असफलताएं थी, नेहरू से जो उम्मीद की जा रही थी उतनी उम्मीदें वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी में से कामयाबी ये थी कि उन्होंने 3 बार सक्सेसफुल तरीके से चुनाव करवाया इस देश के अंदर और लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखा। और महत्वपूर्ण बात क्या थी कि खुद कांग्रेस पार्टी में उनके अपने जो सबसे बड़े कटु आलोचक थे, महावीर त्यागी, जिनको अपनी कैबिनेट में लेना चाहते थे, वो लगातार पार्टी के अंदर बने रहे, लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहे। तो ये हमारी राजनीतिक सहिष्णुता थी कि अपनी पार्टी का आदमी भी अगर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा है या उसकी नीतियों की आलोचना कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। हम वहां उस एग्जॉल्टेड डेमोक्रेसी से आज इस डेमोक्रेसी में आके पहुंच गए हैं, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं होना चाहते, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। जब बोलते हैं उसमें गाली गलौज की भाषा ही होती है। ये जो पतन हुआ है, ये सिर्फ राजनीति का पतन नहीं है, बल्कि ये नैतिक पतन भी। क्योंकि कोई देखिए, हमारे सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है वो हमारी सोसाइटी का जो मॉरल डिस्कोर्स होता है उसी का रिफ्लेक्शन होता है, उसी का रिफ्लेक्शन। नैतिक मूल्य गिरने लगे, जब व्यक्ति का सम्मान करना बंद करने लगे, जब रिश्तों में एक तरीके से गाली गलौज कड़वाहट आ जाए, जब हम सार्वभौमिक मूल्यों को सार्वजनिक स्तर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, कामयाबी के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करते हैं, नैतिक मूल्यों को पूरी तरीके से त्याग देते हैं, जब ये समाज ऐसा होता है तब जाके राजनीति में इस तरीके का डिस्कोर्स आता है। मैं तो कभी नहीं सोच सकता कि अटल बिहारी वाजपेयी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अपने या लाल कृष्ण आडवाणी को भी मैंने नहीं देखा। पॉलिटिकल डिस्कोर्स उनका होता था। राजीव गांधी के जमाने में भी आप देखिए, तो सर एक प्रोग्राम में चर्चा कर रहा था, आप अटल जी और वाजपेयी जी की आडवाणी जी की बात कर रहे हैं। मैं कल किसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था कि पार्लियामेंट्री बिहेवियर में आलोचना तो हमेशा ही चलती रही है। हमने राम मनोहर लोहिया को भी देखा, पीलू मोदी को भी देखा, वो सब थे। लेकिन जो ताजा उदाहरण है वो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का। तो सुषमा जी जिस तरह से एक कार्यक्रम संसद के अंदर मनमोहन सिंह जी की, कमलनाथ जी की एक बड़ी आलोचना कर रही थी, लेकिन इतने मीठे तरीके से कि कमलनाथ भी हंस रहे थे और प्रधानमंत्री भी हंस रहे थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ढंग से बात करें, उसका मतलब है सॉफ्ट हो जाए। लेकिन आजकल बात ढंग से नहीं करते और सॉफ्ट रहते। बहुत कमाल नहीं कर रहे आप कि इस सरकार को गिराने के लिए कुछ काम कर दिया। आपने सुषमा जी का जिक्र किया। सुषमा जी का वो मशहूर है, सुषमा जी और मनमोहन सिंह के बीच में जब उन्होंने कहा कि तू इधर उधर की ना बात की, तू ये बता कारवां क्यों लौटा, तो उसके जवाब में जो मनमोहन सिंह ने जो जवाब दिया, हमारे आजकल के जो तमाम राजनीतिज्ञ सांसद हैं उनको सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, तो मेरा इंतजार देख। अब मतलब उसके बाद सामने वाला पूरी तरीके से निरुत्तर हो गया। सुषमा स्वराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। संसद के अंदर एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो गया। ये भी तो डिस्कोर्स का एक तरीका है भाई। उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने भी उनका जवाब दिया, लेकिन ये जो डिस्कोर्स का जो ये तरीका था वो अद्भुत था। मतलब मुझे गर्व हुआ उसको देख के, हमारे देश में ऐसी नेता विपक्ष भी हैं और ऐसा प्रधानमंत्री भी है जहाँ कटुता का एक लफ्ज भी नहीं है। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है कि सरकार को लेकर या विपक्ष को लेकर कोई तथ्यात्मक तरीके से बड़ी आलोचना हो रही है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। नहीं, गाली गलौज के सिवा दोनों तरफ से नहीं हो रहा। मैं आपसे दोनों ही तरफ कह रहा हूँ, दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। और आप देखिए वो अद्भुत तस्वीर है ना, जहां प्राइम मिनिस्टर यूं करते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? या राहुल गांधी उठते हो जाके गले लगा लेते हैं, ये क्या है भाई, ये क्या है? तो लोगों ने कल इसीलिए बहुत मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी तो खुद जबरदस्ती गले मिल लेते हैं और प्रधानमंत्री के गले उड़ने पर गले पड़ जाते हैं जो भी कह लें। दरअसल दोनों ही हमारे जो नेता है ना, वो गले पड़ने में बहुत
सर गाली बहुत पड़वाएंगे आप मुझे। नहीं नहीं, गाली लेकिन एक हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो गले पे आके बात छोड़ दी। लेकिन एक चीज समझना चाहता हूं मैं, लोग जी कह रहे हैं मुझे, हम लोग इस पर बहुत चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग फोन करके भी रिएक्शन पर भी ये कहते हैं कि ये सब तो हो रहा है, अभी एक बड़े नेता शरद पवार साहब की बिटिया की शादी थी, सुप्रिया सुले जी की, और उसमें सब लोग वहां पर मौजूद थे, सारे राजनेता देश भर के, और सब लोग आपस में अच्छे से गले मिल मतलब बातचीत कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं इसको उम्मीद करता हूँ ऐसी। लेकिन वो कहते हैं कि क्या ये डबल फेस नहीं है आपका? आपके चक्कर में कार्यकर्ता तो हो जाता है दुश्मन, और आप पार्लियामेंट बिहेवियर में तो दुश्मन दिखते हैं, और निजी जिंदगी में आप अपने आप को ठीक रखते हैं। तो कहीं आप डबल फेस तो नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये भी एक मुखौटा है, जो जो उस तस्वीर में भी अगर आप ध्यान से देखिए, वो आमने सामने पड़ गए तो अब इतनी कर्टसी तो निभानी पड़ती है। और वो जानते हैं कि अगर उसमें जरा सा भी कुछ तलखी दिखाई पड़ी तो फिर वो अगले दिन पहली हेडलाइन बन जाएगी। मैं उसको उससे ज्यादा महत्व नहीं देता। मैं दोनों पक्षों को, प्रधानमंत्री के पक्ष को भी और नेहरू गांधी परिवार के पक्ष को भी, मैं बहुत इस निष्कर्ष पर पूरी तरीके से पहुंच चुका हूं कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत तल्ख भाव से ही देखते, बहुत शत्रु। तल्ख है। बल्कि अगर आप देखिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्ता बेटर है। वो एक दूसरे से जोक करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे देखिए, कंधे पे हाथ डाल के खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा। लेकिन यही कल चीज, भी उन्होंने उस कार्यक्रम हाँ में भी मजाक में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कह दिया कि आप बदल गए हैं आजकल। हाँ हाँ, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों का के बीच में वो तल्खी नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन नेहरू गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच का जो रिश्ता है, उसमें सिर्फ तल्खी और शत्रुभाव के अलावा कुछ नहीं। अब उसके पीछे कारण क्या, मुझे नहीं मालूम। मैं फ्रैंकली उसके मुझे कोई जानकारी नहीं। आप अतीत में जाएंगे तो कुछ न कुछ निकल जाएगा। लेकिन एक तरीके से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति तल्खी है, एक दूसरे अतीत में निकलता है ना, नीचा लोग दिखाने की कहते हैं, कोशिश है। मैं आपको बताता हूँ ना, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि आज आपको सब कुछ याद आता है प्रधानमंत्री जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, जब कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहा और उनको अमित शाह जी को तड़ी पार कहा और एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर उनको वहां पर भेजा गया, जेल में या परेशान किया गया, तो वो आपको याद नहीं आता है और आज आप सारे उदाहरण गिनाने लगते हैं। तो क्या ये वो वहां से ये चल रहा है, बैक इन नहीं, माइंड? ये तर्क ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है स्वभावगत प्रॉब्लम है। और ये स्वभावगत प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपको तो अच्छी तरीके से याद है कि जयप्रकाश नारायण को किसने जेल भेजा, इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। या या पूरी की पूरी जो जनता पार्टी थी, ये जो बनी थी, उसके ज्यादातर नेताओं को जेल किसने भेजा था? इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था। लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो जयप्रकाश नारायण अपनी गाड़ी लेकर वो इंदिरा गांधी के मिलने घर गए, गए और इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी से उनसे मिले। गले। और जयप्रकाश नारायण और जो नेहरू गांधी परिवार का जो रिश्ता था, उसकी जड़ में अगर आप जाएंगे तो बहुत गहरी आत्मीयता थी उसमें। जब जब जवाहरलाल नेहरू दरअसल जयप्रकाश नारायण के कांग्रेस पार्टी में आजादी के पहले एक निर्विवाद रूप से उनके नेता थे, समाजवादियों के नेता थे वो। और जब नेहरू पार्टी के अध्यक्ष बने या सभापति बने, तब उन्होंने जयप्रकाश नारायण को, अच्युत पटवर्धन को और एक और तीसरे समाजवादी को उन्होंने अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिया था, जिनका विरोध उस वक्त के जो गांधीवादी थे उनका विरोध करते थे। और उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुला के एक तरीके से हिंट दिया था कि मैं तुमको अपनी कैबिनेट पे लेना चाहता हूं, और जैसे महात्मा गांधी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उस तरीके से मैं तुमको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। ये रिश्ता था नेहरू गांधी परिवार का जयप्रकाश नारायण के साथ। जयप्रकाश, ये जो तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंदिरा गांधी जब डिक्टेटर बन गई, जब उन्होंने देश में तो अव्यवस्था जेपी जो है फैली, उसके, तो उसका विरोध नहीं किया। और जब सत्ता का डंडा चला तो जेपी पर भी डंडा चला, लेकिन उसमें कटुता नहीं थी। जो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि राजनीतिक विरोध था एक दूसरे के प्रति, वैचारिक स्तर पर दो अलग अलग ध्रुवों पे खड़े हुए थे। और जयप्रकाश नारायण को यह लगा कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इस देश के अंदर अब डिक्टेटरशिप ला रही है, हमें इसका विरोध करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। उन्होंने व्यक्तिगत रिश्तों की परवाह नहीं की वहां पे, ये रिश्ता था। और मैं आपको एक बात और बता दूं विजय जी, एक बार मेरी शरद यादव जी तो जिंदा नहीं है, मैं शरद यादव जी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को लगता है कि जब इमरजेंसी थी तो हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ। बोला हम सब लोग गिरफ्तार हुए, 19 महीने जेल में रहे हम लोग,
लेकिन जेल के अंदर इंस्ट्रक्शंस था कि इनको किसी तरीके से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो बाहर इसका एक निकलने के उदाहरण मैं दूसरा बताता हूँ आपको, बेहतर उदाहरण, कि पीलू मोदी बहुत व्यंग करने वाले लोगों में से रहे संसद में, आपको याद नहीं होगा, लेकिन वो उस जमाने में बहुत सबसे ज्यादा तंज कसने वाले और इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा हमला करने वाले लोगों में से रहे। वो उनके दोस्त थे जब, और वो बहुत भारी शरीर के लोग थे, पीलू मोदी साहब बड़े मोटे और हैवी थे। तो जब उनको जेल हो गई तो उनके लिए टॉयलेट की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो जो इंडियन टॉयलेट था वो उसमें नहीं जा सकते थे। और इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला तो विद इन ए डे उनके लिए वो वेस्टर्न टॉयलेट की व्यवस्था इंदिरा जी ने की। ये इमरजेंसी की बात मैं बता रहा हूँ, समझ गए? तो ये भी होता है। लेकिन मैं अब आगे हम चलते हैं कि ये जो संसद का मानसून सत्र चला, ये आप कटुता कह लें, मौकरी कह लें, गाली गलौज कह लें, निजी दुश्मनी कह लें, उसका नुकसान तो संसद को उठाना पड़ा। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, संसद माने दो इंस्टीट्यूशंस को बहुत नुकसान हुआ। एक, निश्चित तौर पर संसद को नुकसान तो हुआ ही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मेरा साफ तौर पर मानना है कि जो, और मैं बार बार इस पर लिख भी रहा हूँ, बार बार इसको बोल रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ये संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होती है, और जनता संसद को चुनती है और संसद अपना प्रधानमंत्री चुनता है। ये रिश्ता है दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री को इस बात के लिए हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए कि वो सदन के प्रति और सदन के माध्यम से जनता के प्रति जरा सा भी कंटेम्प्ट दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि लगातार सम्मान दिखना चाहिए। जब इतनी बड़ी समस्या देश के अंदर होती है तो आप देश के नेता हैं, आपको देश से आके वार्तालाप करना चाहिए, संसद के अंदर जाके जवाब देना चाहिए। आप संसद के अंदर ही नहीं आए, और आखिरी दिन आए 3 मिनट 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद आप चले गए और वहां पे वंदे मातरम हो गया। तो ये जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मौलिक तत्व है, जो मूल तत्व है, कि इस देश के प्रधानमंत्री की संसद के प्रति जवाबदेही और संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है, उसका मैं हरास यहां देख रहा हूं। और जब लोग ये कहते हैं कि मोदी जी तो संसद के अंदर नहीं आते, वो तो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब लोगों को वो 1962 की लड़ाई के बाद, लड़ाई के समय जब संसद में बहस हुई थी, उस बहस का जिक्र करना चाहिए, जब नेहरू के वक्त में, नेहरू और वाजपेयी के बीच में सबसे निचले पायदान पे थे, और वो खुद कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि नेहरू की जो मृत्यु हुई वो उस डिप्रेशन की वजह से हुई, कि जितना बड़ा उनके साथ विश्वासघात चाइना ने किया था। उस मुश्किल घड़ी में भी, इमोशनल क्राइसिस में भी और पॉलिटिकल क्राइसिस में भी और फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस में भी नेहरू लगातार संसद के अंदर बैठे रहे। न केवल उन्होंने विपक्ष के तीखे बाणों को सहा, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आलोचनाओं को भी सहा, और 30 से ज्यादा बार नेहरू ने इंटरवीन किया था उसमें। आप सोचिए, तो वो क्या था, वो था कि भाई अगर हमने गलती की है तो संसद को हमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, और संसद के प्रति, जनता के प्रति जो जवाबदेही उसको देने का अधिकार। यहां तो मैं ये देख रहा हूं कि पूरा देश जिस पूरे मसले पे चर्चा कर रहा है, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से जवाब चाहता है, आप एक तरीके से उसकी मौकरी कर रहे हैं, आप संसद के अंदर ही नहीं आ रहे। तो अगर संसद का नेता संसद के अंदर नहीं आएगा तो आपको विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार ही नहीं। विपक्ष में 50 गलतियां हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात कहा, और मैं तो इस पर बहुत सवाल करता रहा, हम आपस में भी चर्चा करते रहे कि भाई सरकार को वहां पर आना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था, चाहे वो होम मिनिस्टर दें, प्राइम मिनिस्टर दें, और वहां रहना चाहिए था। मैं तो इस बात को लेकर भी हैरान हूं। लेकिन जब इसे, चाहे आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कह लें, सरकार, संसद का सत्र खत्म होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, होम मिनिस्टर तैयार है। तो क्या उस समय विपक्ष को इस बात के लिए नहीं मान जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें भी उनका फायदा होता कि वो सरकार को कटघरे में खड़े कर सकते थे, या जो भी सवाल वो करना चाहते हैं उस पर वो चल सकते नहीं, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, सरकार की मंशा ही नहीं थी कि इस पूरे मसले पर किसी तरीके का जवाब देने की। वो सिर्फ इतिहास से में ऐसा न जाए कि जब जवाब देने का वक्त था, जवाब देने के लिए नहीं आया, तो उसने एक औपचारिकता थी जिसको निभा दी। उसमें सरकार की नीयत बिल्कुल नहीं थी कि इस पे जवाब देने की। मैं मान लेता हूं कि विपक्ष ने आपको बहस नहीं करने दिया। पहली बात, ये बात सिरे से गलत है, क्योंकि अगर आपकी वाकई में उस पूरे मसले पे बहस कराने की मंशा होती तो 20 तारीख के बाद कभी भी
बीएससी की मीटिंग होती है, स्पीकर के साथ बैठते, विपक्ष के साथ बैठते, समय तय कर देते कि भाई इस दिन हम चल के बहस कर लेते, चर्चा कर लेते। वो तो कभी नहीं लेकिन हुआ। जब होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, इस पर तो हम भरोसा कर सकते हैं ना। होम मिनिस्टर ने कहा कि आज से कल तक हम 3 दिन मतलब पूरे दिन भर चर्चा कर सकते। मुझे लगता है कि मैं गृहमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूँ, मुझे गृहमंत्री जी की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है स्पीकर महोदय को, वो भी एक तरीके से वो डिक्टेट कर रहे हैं स्पीकर महोदय को। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो पिछले हफ्ते जब राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा था कि भाई उनको विपक्ष की भावनाओं से अवगत करा दीजिए, उसी वक्त उसी दिन वहां पे बीएससी की मीटिंग में सरकार इस बात को स्पष्ट कर देती कि संडे को हम बैठ के चर्चा करेंगे। तब तो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और फिर आपके एक ऐसे संसदीय कार्य मंत्री जिनको शायद उस पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं है, वो क्या कहते हैं, जब गृह मंत्री जी आएंगे और वो बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो आतंकवादियों के टांग कांपने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं। और जब वो बोले तो आप हंगामा मत करिएगा। मतलब ये कौन सा तरीका हो गया? मतलब अब ये सरकार ये भी तय करेगी कि सदन में हंगामा कब होगा, सदन में कब हंगामा नहीं होगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो किरण रिजिजू को सैक कर दिया गया होता अभी तक। मैं बता रहा हूं आपसे। नहीं, इसमें अगर बताइए, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपका फंडामेंटल है विपक्ष के साथ फ्लोर कोऑर्डिनेशन करना, और आप विपक्ष को लगातार नाराज करते रहते हैं। सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं, सबसे ज्यादा विपक्ष पे आप ही हमले करते हैं। प्रणब मुखर्जी ने एक बार जो संसदीय कार्य मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के यूपीए के जमाने में, तब उन्होंने अपने संसदीय कार्य मंत्री को कहा था इधर मत दिखाई पड़ना, विपक्ष में ही रहना, क्योंकि आपका काम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। जब सरकार संकट, जब कोऑर्डिनेशन आप ठीक से नहीं करेंगे तो संसद कैसे चलेगी? तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, वो आप इतने उनको फेल्ड पार्लियामेंटी अफेयर मिनिस्टर मानते हैं? फेल्ड नहीं, इनकॉम्पिटेंट। फेल तो वो होता है जो कॉम्पिटेंट होता है। मैं बिल्कुल खरे शब्दों में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरीके के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं देखा। इस तरीके का कोई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है? मतलब फेल तो वो होता है जो कॉम्पिटेंट होता है। तो आप और रोज किसी भी दिन का उनका बयान उठा के देख लीजिए। या तो उनकी ब्रीफिंग अलग तरीके से दी गई कि इनको भाई आपको यही काम करना है। अगर वो काम करना है तो फिर आप उस पद के लायक नहीं है, आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं कि बोलिए भाई नहीं मैं काम नहीं कर सकता हूं। तो ये जो संसदीय कार्य मंत्री जो होता है वो दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक पुल का काम करता है। दोनों के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, कहीं किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको दूर करने का काम है। बजाय उसके आप वहां से बैठ के भाषण कर रहे हैं कि जब गृह मंत्री जी बोलेंगे तो आप हंगामा मत करिएगा। क्या ये कॉन्डिसेंडिंग नहीं है? क्या ये इंसल्टिंग स्टेटमेंट नहीं है? क्या लोकतंत्र के अंदर ऐसे शब्दों की ऐसे वक्तव्य की इजाजत दी जा सकती कि आप तय करेंगे कि कब विपक्ष बोलेगा, कब विपक्ष नहीं बोलेगा? जैसे विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि भाई गृह मंत्री कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, या प्रधानमंत्री कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। लेकिन संसदीय जो कन्वेंशन है, परंपरा है, वो ये कहता है कि अगर विपक्ष कोई सवाल करता है या कोई प्रश्न है तो विपक्ष को सरकार को आके जवाब देना चाहिए। भाई इतनी बड़ी घटना हो गई 20 तारीख को, सरकार की तरफ से क्यों नहीं सुओ मोटो आके गृह मंत्री ने बयान दिया? चलिए मैं मान लिया कि सारी परंपराएं आज की तारीख में खत्म हो गई। आप संसद में आपको विपक्ष बोलने नहीं दे रहा था, विपक्ष सदन के बाहर खड़े होकर आप बोल देते, भाई आपने तो बोला ना। भाई संसदीय परंपरा तो ये कहती है कि जब सदन चल रहा होता है तब कोई भी बात सरकार सदन में पहले बताती, बाद में आके बताती है। तो आपने तो जवाब दिया, जो देना था आपको, वहीं खड़े होकर आप बोल देते। आपने तो नहीं बोला। तो आज तक मुझे बता दीजिए, इतना वक्त हो गया है, करीब 24 दिन हो गए हैं, क्या सरकार ने सवाल का जवाब दिया कि किसके कहने पर वहां लाठीचार्ज हुआ, किसके कहने पर पायलट गन आई, किसके कहने पर इलेक्ट्रिक शेल्स चले, किसके कहने पर नुकीली कील लगे हुए लाठियां बुलाई गई? क्या जो अभद्रता की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं? क्या किसी अधिकारी की कल्पेबिलिटी पाई गई उसमें? और अगर नहीं पाई गई, अगर आपको लगता है कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, एंटी नेशनल थे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो यही आप सदन में आके बता दीजिए कि वहां जो भीड़ इकट्ठा थी वो भीड़ थी, वो छात्र नहीं थे, वो देश के विरोध काम कर रहे थे, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ना तो आप ये बात कह रहे हैं, ना आप वो बात कह रहे हैं। तो सर, गृह मंत्री सदन में आखिरी दिन की जरूरत नहीं थी। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर आपसे। किसी मित्र ने मुझे फोन करके कहा कि ये सब को आप यूं समझिए, मुझे नहीं पता, मैं इतना समझता नहीं पॉलिटिक्स को, कि जब सरकार का रसूख इकबाल कम होने लगता है तो इस तरह का पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल बिहेवियर दिखाई देने लगता है।
क्या आप इसको देख रहे हैं, या फिर होगा कि अभी अगला चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी फिर मजबूत तरीके से जीत जाएगी और फिर वो कहेगी देख लीजिए हम ही ठीक हैं? क्या देखिए आप इसको रसूख के तौर पर देखते हैं, इकबाल कम हो रहा है, ऐसा देखते हैं? 1952 से लेकर 1989 तक सिर्फ 1977 को छोड़ दिए तो चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ही जीतती रही थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी के सारे पाप धुल जाएंगे उस वजह से? क्या यह मान लिया जाएगा कि देश की जनता 100% ये थी, या जो कुछ भी इन्होंने किया वो सब सही था? चुनाव जीतना, चुनाव हारना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है। दिक्कत की बात क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम साथी दोस्त लोग इस बात को समझते ही नहीं कि दरअसल लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र चुनाव जीतने और हारने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का नाम है, बहुत संक्षेप में मैं कहता हूं कि माइनॉरिटी के साथ, और माइनॉरिटी का मतलब वो नहीं कि जो आप मुसलमान के संदर्भ में देखते हैं। माइनॉरिटी का मतलब ये कोई कि भी तरह की माइनॉरिटी जो है, पॉलिटिकल हाँ, माइनॉरिटी हो, जिस सोशल माइनॉरिटी, हाँ, जैसे संसद के अंदर विपक्ष है, विपक्ष वही के कह साथ आपका व्यवहार क्या है, डिसएग्रीमेंट के साथ आपका व्यवहार क्या है, विरोध के समय आपका व्यवहार क्या है, क्या आप उसके उनके क्या वो विरोध का स्पेस कम कम है या ज्यादा है? उस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी रीढ़ की हड्डी कितनी कितनी नहीं है, क्योंकि तानाशाही में तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, राजशाही में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, संस्थानों पे लोग बैठे होते हैं सिर्फ। लेकिन जी लोकतंत्र के अंदर तो संस्थाओं से उम्मीद करते हैं कि इसीलिए तो सेपरेशन ऑफ पावर है कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव गलत करेगा तो पार्लियामेंट उसको ठीक करेगा, पार्लियामेंट गलत करेगा तो जुडिशरी ठीक करेगा, जुडिशरी जुडिशरी गलत करेगा तो पार्लियामेंट ठीक करेगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल हो जाए कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी सत्ता को खो बैठे, और पार्लियामेंट इतनी पावरफुल हो जाए कि जुडिशरी में बैठा हुआ आदमी कांपने लगे, तब कहां रहेगा लोकतंत्र? तो जो भारतीय जनता पार्टी ने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की हम तो चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव तो हिटलर ने भी जीत लिया था, क्या कर लिया उसका मतलब? क्या हम जस्टिफाई करें उसको? ये गलत बात है। तो लोकतंत्र की परिभाषा इस बात से तय होती है कि उस देश के अंदर विपक्ष, चाहे वो वैचारिक विपक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक विपक्ष हो, चाहे वो धार्मिक विपक्ष हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, उसकी ऑटोनॉमी कितनी है, उसको अपनी बात कहने का कितना स्पेस है, क्या वो खुलकर अपनी बात कह सकता है या कह नहीं पाता? ये परिभाषा असल परिभाषा है। और इस पैरामीटर पर अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में बहुत कम पहले स्पेस था, जंतर मंतर के अब और आंदोलन कम के होगा। बाद वो स्पेस बढ़ा है। और जब एक बात प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि इस देश ने उनको बहुत प्यार दिया, उनको एक बहुत बड़े नेता के तौर पर इस देश ने माना, 3 बार उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। जब बच्चे सड़क पर उतरकर उनका मजाक उड़ाने लगे, तब ये समझ लीजिए कि आपकी लोकप्रियता अब ढलान पर है। और जब आपका मजाक उड़ने लगे, तब ये समझ लेना चाहिए दैट्स द राइट टाइम, वो सही वक्त है जब आप अपने आप को पुनर्परिभाषित करें। और क्यों बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां क्यों मजाक उड़ा रही हैं, और क्यों मीम बन रहे हैं, क्यों रील बन रही है, इसको सोचकर आप अपने में भूल सुधार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बशर्ते कि पवन खेड़ा को जिम्मेदार ठहराइए, संदीप दीक्षित को जिम्मेदार ठहराइए, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराइए, उससे आपका इकबाल वापस नहीं लौटेगा, रसूख वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उन सब बातों को भी खारिज करते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की बातें ना हो तो बेहतर है, लड़ाई के तरीके से लड़ाई जाए। लेकिन ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से, बहुत साफ तरीके से, दो टूक तरीके से ये बात की है, लोगों को भी समझ में आएगी। हो सकता है ये कार्यक्रम मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा कड़वा हो गया हो, लोगों को कुछ और मीठे की जरूरत हो, कड़वे के बाद भी कुछ अच्छा सा करे, लेकिन देखिए साफ विजय रहना जी, बहुत जरूरी। लोकतंत्र में कड़वा कहने की इजाजत कितनी है, इसी से लोकतंत्र ये तय होता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। हमारे एक संपादक थे, तो वो एक बहुत बड़े एंकर थे। तो कार्यक्रम के अंत में, एक साल के अंत में उन्होंने कहा कि अब तुम इनका इंटरव्यू करोगे। वो बहुत मशहूर प्रोग्राम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के। तो जब मेरे संपादक ने मुझे बुलाकर कहा कि देखो वो बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत अनुभव है उनका, बी फर्म, उनको लगता है कि मैं औ में ना आ जाऊं, उनके ऑरा में ना, बोला बी फर्म बट बी पोलाइट। ये उन्होंने कहा कि सवाल पूछना तुम्हारा धर्म है, मजबूती के साथ सवाल पूछो, लेकिन बेइज्जती मत करो। यही लोकतंत्र का मूल तत्व है। हम इस मूल तत्व से दूर हटते जा रहे हैं। चलिए सर, इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा रही। आप जो है सुबह सुबह लोगों को पूरा अच्छा टॉनिक दे देते हैं,
उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं सारे और लोगों विजय का जी जिक्र से इसलिए त्रस्त करता हूँ रहिए। मित्र, और विजय जी से त्रस्त रहिए जैसे आशुतोष जी कहते हैं। लेकिन विजय जी के पास आशुतोष जी जैसे मित्र हो ना, तो त्रस्त रहने की जरूरत है। मस्त रहिए और थैंक यू व्यस्त सर, रहिए। थैंक यू।